डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं डीके जी। मेरे साथ जिनसे आपको मिलवाना चाहती हूं, जिनको जिसे आपसे रूबरू करवाना चाहती हूं, ये मेरे साथ जो है मौजूद हैं। 74 आंदोलन से लेकर के अभी बहुत अपने जो सोशल वर्कर एक्टिविटी से लेकर के बहुत अपनों ने काम किए हैं। और देखे कि मतलब कि कौन ऐसा जो पत्रकार जगत में जो उनको नाम नहीं जानता है, यानी कि ये किसी नाम से जो है मुहताज नहीं है। जिनका नाम है दोस्तों श्री साकेत बिहारी सिन्हा जी नाम है इनका। सिन्हा जी, साकेत बिहारी सिन्हा जी, जो किसी जो परिचय का दोस्तों मोहताज नहीं है। आज के डेट में जितने सारे अभी रोड पर जितने सारे नेतागण सब देख रहे हैं, एक न एक जो इनके सामने कुछ भी नहीं है, सब जूनियर है। चलिए इनसे बात करते हैं कि सर इस तरीके से आप बोल रहे हैं कि जो आपके 74 के आंदोलन से लेकर के अब सोशल वर्कर से स्थिति लेकर के पूरा कौन ऐसा जगत है पत्रकार का इसमें अपने वर्क नहीं किया है, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप डिबेट करते नजर आ रहे हैं। तो उससे मुझे आपसे मतलब इंस्पिरेशन मिला, तो सोचे कि आपसे मुलाकात करके आपके बारे में थोड़ा जानूं पहचानूं। देखिए, मूल रूप से हम लोग 1974 जब छात्र आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन की उपज है जो बाद में जेपी आंदोलन के नाम से जाना गया। मेरे कुछ नियम, कुछ सिद्धांत रहे हैं। इस कारण हम राजनीति में एक समय के बाद राजनीति छोड़ करके फिर कुछ दिनों तक सामाजिक कार्य किया। जेपी प्रतिमा निर्माण समिति एक बनाया हम लोगों ने 74 आंदोलन के साथ ही, और उसके तहत कुछ काम किया। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। उसके बाद से अब वही पत्रकारिता चल रहा है, फ्रीलांसिंग और कहीं कुछ। तो देख रहे हैं कि पत्रकारिता जो पहले वाली जो पत्रकारिता था, पहले वाले जो न्यूज चैनल थे, लेकिन अब उसमें वो नहीं रह गया। कहीं ना कहीं देख रहे हैं मार्केट में, जैसे पत्रकार लोग जाते थे तो सबसे पहले गाड़ी का जो साइड कर दे के जाओ भाई सब पत्रकार को जाने दो, लेकिन अब ऐसा पत्रकार को जो इज्जत प्रतिष्ठा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा असल में समाज के हर क्षेत्र में गिरावट हुई, तो पत्रकार भी इसी समाज का एक अंग है और उसमें भी गिरावट हुई। मेरा मानना है कि जैसे यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद आईएएस आईपीएस लोग जो बनते हैं, उनका जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में ही उनको इस ढंग से ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम समाज से कट करके रहो। उसी तरह जैसे हमने कोई पत्रकारिता की डिग्री नहीं ली, हमारे बाद बहुत वर्षों बाद विभिन्न चैनलों ने या संस्थाओं ने पत्रकारिता पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए इंस्टीट्यूशंस खोले, और उसके बाद पत्रकारिता, अब आजकल तो पत्रकारिता हो नहीं रही है। हम तो उसको बहुत गंदे शब्द में उसका यूज करते हैं। अब आजकल भड़ैती हो रहा है। मतलब पत्रकार जो था, पत्रकार का मूल उद्देश्य होता था उस समय, जिस समय हमने पत्रकारिता शुरू की, सरकार से सवाल करना। लेकिन आज पत्रकारिता होती है विपक्ष से सवाल करना। आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता के लिए आप पत्रकारिता में आए हैं। जनता की दुख तकलीफ को आप किससे, विपक्ष से तो पूछेंगे नहीं, सरकार से सवाल। जो सरकार में उसी से ना पूछेंगे। तो सरकार से कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी, यहां तक कि देश की राजधानी में भी बड़े से बड़े नामचीन पत्रकार जो हैं, अपने समय में जब पत्रकारिता शुरू किया उन्होंने, तो जो हमने बताया पत्रकारिता का क्या उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति वो करते थे। लेकिन धीरे धीरे अब वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। अब सवाल विपक्ष से पूछना अपना कर्तव्य समझ बैठे हैं, जबकि पत्रकारों का कर्तव्य सरकार से सवाल करना होता है। और इसी कारण हमारे भी पहले जब पत्रकारिता शुरू हुई तो हमने पढ़ा लोगों को कि हवाई चप्पल और धोती और कुर्ता पहन करके लोग पत्रकारिता करते थे। आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियां, और चाहे जितने पत्रकारों का आप नाम गिना लें, सब करोड़पति, कोई लोग कुछ तो अरबपति भी हो चुके हैं। तो आखिर उनका संस्थान
तो उतना पैसा देता नहीं होगा कि वो करोड़पति हो गए। तो करोड़पति कैसे हुए भाई, ये सवाल तो बनता है पूछने की। यानी कि आपके कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं पत्रकार जो है किसी पार्टी से जुड़ करके उसके पक्ष में काम कर रही है तभी। निश्चित निश्चित, कोई भी हो। अब आजकल एक प्रचलित नाम हुआ है गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया के अलावे भी कुछ पत्रकार हैं जो, ठीक है, वो सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी खास दल के लिए भड़ैती कर रहे हैं। वो हमारा मानना है कि पत्रकार, सही पत्रकार सरकार से भी सवाल करे और विपक्ष से भी सवाल करे। लेकिन अब हो क्या रहा है, सरकार से सवाल कुछ कम लोग कर रहे हैं, विपक्ष से सवाल ज्यादा लोग कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार से सवाल कम कर रहे हैं वह विपक्ष से सवाल जो है उनको अपना लगता है कि नहीं, विपक्ष की हम चमचाई करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकार का जो मूल उद्देश्य, मूल जो काम है, शायद वही करें। और इसीलिए हमने कहा कि आईएएस आईपीएस का उदाहरण दिया। तो हमने कहा कि ये जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं पत्रकारों को डिग्री देने का, शायद वो इंस्टीट्यूशंस में भी, चूंकि हम पत्रकारिता की पढ़ाई किए नहीं तो इंस्टीट्यूशंस में हम गए नहीं, लेकिन जो माहौल देख रहे हैं तो हमको लगता है कि इंस्टीट्यूशंस ही उनको प्रेरित करता है या उस ढंग से उनको ट्रेनिंग दी जा रहा है कि तुम सरकार से सवाल मत पूछो, विपक्ष से सवाल करना सीखो। यानी कि देख रहे हैं कि मार्केट में कभी विधायक का हो या मतलब कि लोकसभा का हो या विधानसभा के चुनाव को लेकर के, तो देख रहे हैं कि जो बड़े पत्रकार हो या छोटे हो, जो भी हो, लेकिन ये कैंपेनिंग करते हैं उसको लेकर के, कुछ इस तरह से लेकर के कि उस चीज को हम आपको बढ़ाएंगे, आगे करेंगे, छापेंगे, इस तरीके से, मतलब कि पूरा जनता को जो है आपके मुद्दे को सिर्फ एक तरीके से रखेंगे पॉजिटिव रूप में। एकदम सही कह रही है। अब कहे ना, पत्रकार का काम हाँ किसी खास व्यक्ति को ऊंचा उठाना रह गया है कि उसके लिए कैंपेनिंग करें। अपने अगर वो टीवी चैनल पर हैं तो टीवी चैनल से, कलम हाथ में है तो अपने अखबार के माध्यम से, और इसको दूसरे रूप में भी कहा जा सकता है कि पत्रकार जो है वह पत्रकारिता छोड़ करके अपने अपने संस्थान का नौकरी कर रहा है। तो हम तो अपने मित्रों को कहते हैं कि भाई तुम ये कहो ना कि मैं फलाने पत्र पत्रिका का नौकरी कर रहा है, यह मत कहो कि हम पत्रकार हैं। या मतलब कि किसी जो है, मतलब कि दल का दलाल हूं या किसी दल से हम जुड़े हुए, यही तो हो सकता है ना। एकदम एकदम। लेकिन अगर ये चीज क्वेश्चन ये पूछा जाए अगर कि अगर हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपके साथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, अगर हम आपके खिलाफ करते हैं तो क्या देखते हैं कि कितना लोग यूट्यूबर लोग हो या मेन मीडिया लोग हो, तो लोग देखते हैं कि अगर जो सरकार में रहती है उससे सवाल नहीं करता है, अगर निगेटिव रूप से सवाल करेगा तो आइंदा उसको चेहरा को चिन्हित करके कार्यालय से भगा दिया, कार्यालय में नहीं घुसने देगा। एकदम सही कहो। तो पहले ही हमने कहा कि पत्रकार अब भड़ैती करने लगा। तो जब भड़ैती कीजिएगा तो यही होगा, आप पिटाने लगिएगा। आप एक वाकया बताते हैं हम, 1987-88 या मतलब 90 के पहले की घटना है। हम आज अखबार में थे तो उस समय डाक पेज होता था, मतलब जिलों का जो खबर आता था उस पेज का रिपोर्टर जो है, जो सब एडिटर था, उस दिन छुट्टी पर था। तो हमको हमारे संपादक ने कहा कि आप चले जाइए उस पेज पर, आज देख लीजिए वो अमुक आदमी छुट्टी में। तो हम गए वहां। एक उस समय डाक से खबर आती थी, फैक्स से खबर आता। तो एक खबर फैक्स में था, भागलपुर की घटना है, कहीं भागलपुर के किसी दूर दराज इलाकों की घटना है, याद नहीं पड़ रहा है। बस में डकैती हुआ था। तो जब डकैत उतरने लगे, उसमें से उन लोगों को पता चला कि जिस बस में हम डकैती करके उतर रहे हैं उसमें एक पत्रकार महोदय भी है। तो फिर डकैत बस में चढ़ा और उस पत्रकार से पूछा कि आप पत्रकार हैं? तो वो कहा कि हाँ। तो आपने कितना पैसा आपसे हमने लिया? तो बताया कि मेरे पास इतने पैसे थे, आपने लिया। तो वो टोटल पैसा निकाल करके दे दिया उसको, पत्रकार को। यह खबर आई थी फैक्स। आज की यह स्थिति है। अगर आज जान जाता है अपराधी हो, अभी आपने कहा कि नेता लोग भी महत्व नहीं देते हैं, अगर आप उनके खिलाफ में कुछ लिख दिए तो उसी तरह पत्रकार भी, तब इतना डकैत भी डरता था, मान सम्मान देता था पत्रकारों को कि भाई
ये पत्रकार हैं तो इनसे हम डकैती नहीं, पैसा नहीं लें, इनका पैसा लौटा दे। आज क्या हो रहा? अगर आज जान जाए कि पत्रकार का हम लिए हैं तो गर्दन काट देगा, गोली मार देगा पत्रकार को। ये गिरावट हुई है पत्रकारिता। तो फिर पत्रकार को भी तो समझना चाहिए ना कि मेरा जितना चादर उतना में पैर फैलाए हैं, लेकिन वो तो चाहते हैं कि उधर से पैसा आ जाए, इस तरीके से करने। पैसा जब नहीं लेंगे तब ना निडर होकर भयभीत होकर के काम करेंगे। जब पैसा ले लेंगे तो झुकाव तो ऑलरेडी होगा ही होगा। एकदम आपने सही सवाल किया है, और इसीलिए हमने कहा ना कि समाज के हर क्षेत्र में गिरावट हुई है, तो पत्रकार भी इसी समाज का अंग है, तो वह कैसे इससे अछूता रहे? पैसा नहीं लेगा वो डट करके मुकाबला चाहे जो हो जाए उसके लिए। निश्चित हाथ बन जाए। जब आप किसी से पैसा ले लीजिए, उस स्थिति में उसके खिलाफ में आप कोई न्यूज कैसे चलाइएगा, कैसे निकालिए? नहीं निकाल पाइएगा। कितना भी आप गलत जान रहे हैं कि आदमी गलत है, ये कार्यकर्ता गलत है, उसका आदमी पार्टी गलत है, लेकिन उससे आप ले चुके हैं, जेब गर्म कर चुके हैं, तो कैसे निकाल पाइएगा? निश्चित तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए अब दूसरी सवाल आपसे करते हैं कि सर ये हमको बताइए कि जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो है गिरिराज दास निकाल रहे हैं, तो क्या मतलब कि हिंदू सोया हुआ, इस पर क्या आपका थॉट एनालिसिस है? देखिए भाई, गिरिराज जी बहुत गलत काम कर रहे हैं और बिहार सरकार को इसको रोकना चाहिए, गिरिराज पर पाबंदी लगानी चाहिए। अब आपने देखा अररिया के जो सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह, गिरिराज सिंह जब अररिया पहुंचे तो प्रदीप ने क्या बयान दिया? उन्होंने कह दिया कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। मतलब क्या वो जनप्रतिनिधि हैं कि उस क्षेत्र की जनता के आका हैं? ये कहेंगे कि जो हिंदू नहीं है वो अररिया छोड़ दे? इसको बिहार सरकार को इस पर गंभीरता से एक्शन लेना चाहिए था। प्रदीप सिंह के इस बयान पर एफआईआर होना चाहिए, लेकिन चूंकि अभी एनडीए की सरकार है यहाँ, इसको मत, लेकिन यह बहुत ही गलत दिशा में ये जा रहा है गिरिराज सिंह का स्वाभिमान। मतलब आप खुद देखिए, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कितना ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला अभी उजागर हो रहा है। पहले ऐसा होता था? हमने नहीं देखा कि दंगा फसाद हमेशा होते रहा है, लेकिन अभी जो विष वमन किया जा रहा है हर हिंदू के दिमाग में, और उसकी प्रतिक्रिया हो रही है कि मुसलमान भी जो न्यूट्रल था उसके भी दिमाग में आ रहा है कि नहीं, हमको हिंदुओं से बदला लेना है। तो ये बहुत ही गलत ट्रेंड डेवलप हुआ है, और गिरिराज सिंह ने जो ये स्वाभिमान यात्रा शुरू की वो उसी का देन है। एक तरफ तो गिरिराज सिंह अपने दाहिने हाथ में 2 इंच मोटा कलावा पहनते हैं, दूसरी वही गिरिराज सिंह मेरे मित्र हैं, हम लोग बहुत पुराने साथी रहे हैं, लेकिन वही गिरिराज सिंह जब मटन खाते हैं तो पूरा थाली का मटन खाते हैं। तो दो रंगी बात क्यों करते हैं भाई? एक तरह आप पूजा पाठ का भी ढोंग करते हैं, 2-2 इंच 2.5-3 इंच का कलावा हाथ में बांधते दाहिने हाथ में, दूसरी तरफ पूरा भर थाली मीट चलता है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि बीजेपी का वोट को डैमेज हो जाएगा अगला विधानसभा चुनाव को लेकर, जिस तरीके से उनका बयान है, उस तरह से हिंदू स्वाभिमान यात्रा, क्या लगता है? नहीं, बीजेपी के वोट में इजाफा होगा। बीजेपी को मुस्लिम का वोट तो मिलता नहीं, बीजेपी के वोट में इजाफा होगा, लेकिन समाज में जो वैमनस्यता फैलेगी इसका हर जाना कौन भरेगा? आखिर हर चीज में मुद्दे को, जैसे मिजोरम का जो है मुद्दा था, फिर आपका जो ये रोहिंग्या वाला को मुद्दा था, या जो बंगाल में इस तरीके से मुद्दा था, उन तमाम बातों को लेकर के न चर्चा करो। जैसे बांग्लादेश, जैसे मोदी जी विदेश नीति करते हैं तो इसमें जो बांग्लादेशियन जो है, इसमें हिंदू वहाँ के लोग हैं, उस तरीके से उनके साथ जघन्य अपराध हो रहा है, तो उस पर कोई चीज ऐसा वार्तालाप नहीं हो रहा है। तो उनको लाभ नहीं होगा ना ये करने से। सत्ता पक्ष में जो है, क्या हम करें कि हमको लाभ होगा, यह उद्देश्य करें। मणिपुर की घटना हो या रोहिंग्या मुसलमानों की, उससे आज तक इतना दिन हो गया, प्रधानमंत्री जी नहीं गए मणिपुर? नहीं, मणिपुर भी नहीं गए। मणिपुर का चुनाव को लेकर के हो चाहे नागालैंड का भी कोई न्यूज नहीं सुनते हैं। नागालैंड में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। असम का तो सुन रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी को बहुत सुनते हैं, लेकिन नागालैंड में क्या हो रहा है, किस तरीके से वहां के लोग रह रहे हैं, तो उससे नहीं आ रहा है। एकदम उनको फायदा उससे नहीं, वहां जाने से फायदा नहीं हो रहा है। अब गिरिराज जी जो शुरू किए
तो उससे फायदा किसको हो रहा है? मोहन भागवत जी तो बोल दिए थे मणिपुर को लेकर के, देखा जाए। हाँ, लेकिन अब मोहन भागवत जी की बात कितना भाजपा मान रही है वो तो लोकसभा में देखने को मिल गया। जब पहला चरण का लोकसभा में मतदान हुआ, उसके पहले लोकसभा चुनाव के प्रचार के पहले ही जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था ना भाई कि हमको अब आरएसएस की जरूरत हम लोगों को नहीं है, हम लोग बलशाली हो गए। लेकिन जब पहले चरण के दिन बीजेपी के मतदाता वोट डालने नहीं निकले, बहुत कम सीमित मात्रा में निकले, तो 10 साल तक प्रधानमंत्री कभी नागपुर नहीं गए थे। लेकिन प्रथम चरण के चुनाव के दिन रात में वो नागपुर पहुंचे, रात भर नागपुर में रहे और मोहन भागवत सहित तमाम आरएसएस के बड़े नेता जो उस दिन थे उनसे उनकी गुप्त मंत्रणा हुई और उसके बाद आरएसएस थोड़ा सक्रिय हुआ। नहीं तो वो जो 240 सीट है, हमको तो लगता है कि शायद नहीं मिलता 240 सीट अगर आरएसएस सक्रिय नहीं हुआ होता। यही तो एक्टिव दिखा हमको हरियाणा में भी, एक्टिव दिखा तभी हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार। एकदम हरियाणा में एक तो संघ का भी था उसमें, संघ ने मदद की, जगह जगह जा जाके पर्ची बांटना से लेकर सब काम एकदम संघ ने मदद किया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है चुनाव आयोग पर, यह तो गंभीर सवाल है और हमने भी सवाल किया चुनाव आयोग से कि अगर यही स्थिति रहेगी तब तो फिर मतदान कराने का, वोटिंग कराने का और लाखों लाख रुपया खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब जब आप लोकसभा चुनाव के समय में भी यही हुआ, वोटिंग हुआ, पहले के जमाने का याद कीजिए, वोटिंग होने के दूसरे दिन, आज वोटिंग हुआ, दूसरे दिन अखबारों में आ जाता था कि अमुक क्षेत्र में टोटल इतने वोट पड़े। कुछ क्षेत्रों की बात है तो शायद उस दिन नहीं दूसरे दिन आ जाता था कि नहीं इतना नहीं इतना वोट पड़ा। आज क्या हो रहा है भाई, लोकसभा चुनाव के 13 दिन के बाद चुनाव आयोग ने बताया कि इतना वोट पड़ा, परसेंटेज बता रहा है। परसेंटेज कितने का, 100 का कि 1000 का? आप टोटल वोट बताइए ना कि अगर 1000 इस कंस्टिट्यूएंसी में वोट है तो उसमें 200 वोट पड़ा, 400 वोट पड़ा, कितना वोट पड़ा? वही हालत हुआ अभी हरियाणा में। कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग नहीं बताया, काउंटिंग के समय तक नहीं बताया। तो ये तो चुनाव आयोग, और इस पर तो हम तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी कहेंगे कि आप क्यों नहीं जाते हो सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि आप इंस्ट्रक्शन दीजिए चुनाव आयोग को कि भाई वो जैसे पहले होता था, पहले तो बैलेट पेपर से चुनाव होता था। दूर दराज के इलाके में आजकल का मोबाइल और फैक्स, ये व्हाट्सएप का जमाना था नहीं। दूर दराज के इलाके में प्रिजाइडिंग अफसर वोटिंग करा करके अपना बक्सा लेकर के आता था, स्ट्रांग रूम में जमा करता था और उसके बाद वो डाटा देता था कि हमारे बूथ पर इतना हुआ। उसको कंपाइल करके चीफ इलेक्शन अफसर को भेज देता था, वहां का रिटर्निंग अफसर। चीफ इलेक्शन अफसर रात को 11-12 बजे तक दिल्ली भेज देता था चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग उसके बाद पत्रकारों को बताता था कि हाँ अमुक क्षेत्र में इतना हुआ। अब क्यों नहीं हो रहा? अब जब व्हाट्सएप का जमाना आ गया, मैंने सेकेंडों में, अगर दूर कितना भी दूर दराज इलाके में वो बूथ है, सेकेंड में आ जाएगा रिटर्निंग अफसर को कि हाँ हमारे यहाँ इतना। अभी एक फॉर्म है 17C, पार्टियों को भी चाहिए कि 17C पर वो कंपाइल करके, यानी ये लगातार लोकसभा चुनाव के समय में भी देखने को मिला और अभी हरियाणा में, और यही ट्रेंड रहा तो आगे जो अभी नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव है और फिर झारखंड में भी फिर वही खेल करेगी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग नहीं बताएगा। कि आपको कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों मिली, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिल के ऐसा कर रहे हैं? चुनाव आयोग तो निश्चित अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। ऐसा रहता तो फिर पश्चिम बंगाल में नहीं करती क्या? पश्चिम बंगाल में करना, वहां की जो स्थानीय सरकार थी ना वो हावी थी, ठीक है।
और उस समय पश्चिम बंगाल का चुनाव पहले हुआ, अभी हम कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद से यह ट्रेंड बढ़ा, मैंने लोकसभा चुनाव के समय से, कि आप बताते हैं ही नहीं कि कितना वोट पड़ा, काउंटिंग के समय तक नहीं बताते हैं। कौन कितना अच्छे से कहाँ कितना वोट गिरा, ये बताना चाहिए ना कि फलाने बूथ पर इतना वोट पड़ा। और वो तो प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग एजेंट जो हर पार्टियों के होते हैं, हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट बैठते हैं, वो तो प्रिजाइडिंग अफसर लिख के देता है, फॉर्म 17C भर के देता है कि इतना वोट कास्ट हुआ। उससे उसको कंपाइल करके पॉलिटिकल पार्टी अपने पास क्यों नहीं रखता, और उस दिन वोटिंग चुनाव आयोग को क्यों नहीं, अभी लोग गए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल जो चुनाव आयोग से मिलने, कंपाइल करके क्यों नहीं ले गए थे? तो वही तो कहते हैं कि अगर हम जीत जाते हैं तो क्या हुआ कि विपक्ष जो है कहते हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में हैक कर गया, और जब हम हार जाते हैं तो बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा ईवीएम है। एकदम एकदम सवाल जायज है आपका। तो इसीलिए हम कहें कि ये सवाल पहले जीत और हार के पहले होना चाहिए। जीत, और अगर आप हार गए तब ये सवाल कीजिएगा तो कोई नहीं विश्वास करेगा, लेकिन जीत के पहले अगर आप सवाल कीजिएगा कि भाई हमको आप बताइए, 5 दिन 7, अभी हरियाणा में जो चुनाव हुआ 4 या 5 दिन के बाद चुनाव आयोग ने बताया था, वो भी जब काउंटिंग होने लगा तो दूसरा चीज निकल गया। तो चुनाव आयोग पर सख्त कार्रवाई के लिए लोग, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी में होते तो हम तो सबसे पहले चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरना पर बैठ जाते कि भाई आपको बताना है, हमारा राइट है यह जानना कि किस क्षेत्र में कितना वोट हुआ, आप क्यों नहीं बता रहे हो। लेकिन जब कोई विपक्ष के लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो ये फिर शंका तो उत्पन्न होगी कि भाई आप हार जा रहे हैं तब सवाल कर रहे हैं, जीत जा रहे हैं तो मुंह बंद कर रहे हैं। तो वो भी तो ये तो पार्टी कांग्रेस करती है, राहुल गांधी, कि जब वो मतलब कि अभी 240 जो सीट आया उस पर उतना ईवीएम पर मत नहीं है, अगर 400 के पार आ जाता है तो सवाल खड़ी कर कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन निश्चित सवाल खड़ा करता। वही तो हमने कहा ना कि चुनाव आयोग के इस कृत्य का अगर दूसरे दिन अखबार में नहीं छपा, टीवी चैनलों पर नहीं आया, क्योंकि टीवी चैनल के पास समय की कमी लगा, अखबारों में तो आना चाहिए ना कि किस क्षेत्र में कितना वोट कास्ट हुआ। अगर ये चुनाव आयोग नहीं बताता तो दूसरे दिन पॉलिटिकल पार्टी जो अभी सत्ता में नहीं है वो चुनाव आयोग के यहां धरना पर क्यों नहीं बैठ रहा है कि तुम बताओ हमको कि कितना वोट कास्ट हुआ किस क्षेत्र में। तब तो शायद धांधली की उम्मीद, जो अभी कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि ये धांधली हुआ तो वो धांधली हुआ, यह आरोप नहीं ना लगता। हमारा ये कहना है कि आज पोलिंग खत्म हुआ, दूसरे दिन वो बैठे, अगर अखबारों में नहीं छपा तो दूसरे दिन जाए चुनाव आयोग को कि भाई आप तुम बताओ, नहीं तो हम तुम्हारे दरवाजे पर धरना करेंगे। पारदर्शी सब चीज में होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इस चीज को लेकर के कि हाँ जो न्यूज ले रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इलेक्शन हो रहा है तो उस तरीके से जनता भी जानना चाहती है। अब जैसे अभी कांग्रेस पार्टी ने कहा ना कि 99% ईवीएम चार्ज था, हो ही नहीं सकता ऐसा, तो चुनाव आयोग को क्यों नहीं जाकर, लोग असल में हो तो गया है ना कि आजकल सब लोग सुख सुविधा भोगी हो गए। कोई भी राजनेता पुलिस का डंडा नहीं खाना चाहता है, जेल नहीं जाना चाहता। अगर ये लोग इसी सवाल पर कि ये हमको बता दीजिए कोई भी बूथ जब वोटिंग खत्म हुआ और उसके बाद से काउंटिंग के समय तक 5 दिन 7 दिन 10 दिन के बाद कोई भी ईवीएम मशीन 99% तक चार्ज कैसे है, नहीं जवाब दिया, आप वहां धरना अनशन प्रदर्शन पर बैठ जाते। तो कहीं ना कहीं भी उन लोगों का भी दिक्कत है, बस वो लोग, ये हमने कहा ना कि कोई भी हो, अब कोई राजनेता सुख सुविधा भोगी हो गया तमाम लोग। अब चूंकि कार्यकर्ता तो रह नहीं गया है। पहले हम लोग 74 आंदोलन में अपने हाथ से पोस्टर चिपकाते थे, बैनर टांगते थे, चाहे जाड़ा हो गर्मी का मौसम हो, कभी। आजकल आप कहीं देखती हैं कोई
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। नहीं, वो तो एक टेंडर दिया होता है होर्डिंग के लिए, पॉपलेट के लिए, वो आया अपना लगा दिया, अपना ये चीज हो गया। आप एजेंसी मुकर्रर है, उस एजेंसी से संपर्क कीजिए कि हमको अमुक इलाके में इतना बैनर चाहिए, इतना पोस्टर चाहिए, इतना ये चाहिए। कार्यकर्ता कभी पोस्टर चिपकाने नहीं गए, बैनर नहीं। जब कार्यकर्ता खत्म हो गया, अब खादी कुर्ता पहन करके राजनीति शुरू किए और उद्देश्य रहता है कहीं ना कहीं से बड़ी गाड़ी दूसरे तीसरे दिन आ जाए और कैसे भी वो उपलब्ध करा करके, और उसके बाद कार्यकर्ता सिर्फ नहीं करता, उसी दिन से नेता बन जाते हैं। तो पुलिस का लाठी खाना, जेल जाना नेता लोग छोड़ दिए। कार्यकर्ता या हम लोग हम लोगों का शरीर जो है पुलिस की लाठी खा खा करके और जेल में महीनों जेल में रह करके खराब हो चुका। अब आज के जब ये इतना उम्र हो गया, उस समय तो जवानी थी, नहीं पता चलता था, अब पता चलता है उस समय का पुलिस का लाठी खाना। आज कोई खा रहा है? ढलते जा रहा है, मतलब कि उम्र सीमा उस तरह से पता चल रहा है किस तरह। आज कोई लाठी खाने को तैयार नहीं है। कोचिंग में ही देखिए ना, कोचिंग का ऐड करता है तो एक पोस्टर बाहर रहता है, कहाँ इस एरिया में पूरा पोस्टर चिपका देना, कर देना, है ना। तो वैसे ही हाल हो गया है इन लोग का। बिजनेस हो गया, धंधा हो गया, पत्रकारिता हो या नेतागिरी हो, सुख सुविधा पर हो गया। इसलिए ना कोई जेल जाना चाहता है। जेल प्रदर्शन करें, वहां चुनाव आयोग के सामने बैठ जाए धरना, तो लाठी खाना पड़ेगा। कौन नेता लाठी खाना चाहता है? अच्छा, दिस डेट करने की क्या जरूरत है? जैसे रतन टाटा अपना जब जो अंबानी है और अंबानी और अडानी का देखें कि वो तो जितना उनका इनकम है उनका तो उतना तो रतन टाटा जी दान कर चुके हैं, लेकिन आखिर उनका नाम ले रहा है ना, रो रहा है, कर रहा है। तो लोग ये क्यों नहीं चाहते हैं कि ये जो संपत्ति है, सारा चीज है जो किस्मत में आया है वही चीज रहेगा, हम तो लेके तो ऊपर जाएंगे नहीं। लेकिन फिर भी इतना जनता को शोषण, कोई गरीब लोगों का शोषण इस तरीके से करना, ये कहाँ तक बताइए जायज है? जितना एक बार एमएलए विधायक बन गए तो बस जिंदगी भर तक उस चीज को पेंशन से लेकर के सब सुख भोगते रहे। रतन टाटा अपने आप में अजूबे चीज है। सब लोग रतन टाटा हो जाएं, यह उम्मीद भी किसी को नहीं करनी चाहिए। हर कोई सुख सुविधा संपन्न होना चाहता है, तो इसमें आवश्यकताएं तो अनंत है ना, एकदम अनंत। अभी मेरे पास अभी है कि विधायक का 2 फेर चाहेगा कि इतना मेरा बेटा वहां जाए उसके ऊपर, यानी कि एक बार विधायक बन जाए, यानी कि 7 पुस्तक जन्म तक ये चीज बना रहा है। एकदम सही बात। अगर ये चीज जनता में लगा दे तो कभी उसको जो चुनाव में जाना ही नहीं पड़ता, लड़ना ही नहीं पड़ता, वो तो ऐसे ही जनता उसको वोट दे देती। एकदम सही कहा। इतना जो करोड़ों अरबों का जो मिल रहा है कि ये चंदा लेकर के कि ये लगा दीजिए, यहाँ पर इस क्षेत्र में अभी उपचुनाव है, देखें लोकसभा का अभी चल रहा है, उसमें कितना खर्चा होगा, कितना और वही खर्चा अगर गरीब जनता के पास अगर चला जाता है तो क्या लगता है कि उसमें दोबारा अपना जो है भीख मांगना पड़ेगा वोट के? नहीं मांगना पड़ेगा। लेकिन अब ना कि कोई काम करना नहीं चाहता, आसानी से कुछ मिल जाए, गणेश परिक्रमा करके कुछ हासिल हो जाए, यही लोग चाहते। चाहे वो राजनेता हो, चाहे हमारे प्रेस से जुड़े लोग हों, कोई भी। अब कोई क्या कहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, मेरे चैनल पर आने के लिए। देखते हैं कि बड़े बड़े चैनल पर जाते हैं, डिबेट करते हैं, अच्छे तरीके से एनालिसिस को समझाते हैं। बस देखिए दोस्तों कि अब एक एक चीज को देखिएगा, अब इसमें हो सके वीडियो 1, 2, 3 में भी चला जाए, पार्ट 1, 2, 3 कर करके, लेकिन बारीकी से देखिएगा कि क्या कह गए कि जमीन लेवल से असर से लेकर के पत्रकार का राज खोल दिए, जो सरकार है या मतलब कि जो इलेक्शन कमीशन है, सबका राज खोले कि क्या स्थिति किस तरीके से वो करती है, जनता के पास किस तरीके आना चाहिए या नहीं चाहिए। ये राजतंत्र नहीं है दोस्तों, ये लोकतंत्र है। जय हिंद।